बेसिकली हमने अपना जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसका फोर्थ प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट किया जिसका नाम था ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करने से पहले हमने दो टर्म देखा था जिसका नाम था डिफ्यूजन एंड दूसरा नाम था ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या होता है। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है बेसिकली प्रोसेस, जो भी मान लो कि जिस भी जैसे मान लो तुमने बोला कि कंसंट्रेशन 1 इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन 2, किसी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि एज कम्पेयर टू समवन, तो उसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ 1 वो ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ 3 से, बस ऐसे बोल दिया। इसका मीनिंग क्या है, एक सेकंड दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकंड। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ 1 ग्रेटर देन है किसी कंसंट्रेशन ऑफ 3 से, इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई बोले मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू समवन जिससे भी मैं कंपेयर करूँ, इसका मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ C1 है इसके अंदर क्या कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स होगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, एंड इसके अंदर सॉल्वेंट होगा बहुत ना के बराबर होगा। एंड वही जिससे कम हो, जैसे मान लो कंसंट्रेशन ऑफ 3 है वो क्या है, कम है किससे, C1 से, मतलब इसके अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉल्यूट क्या होगा, बहुत कम होगा। ये मैं ऑलरेडी नोट करा चुका हूँ कि अगर कोई भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं एंड सॉल्वेंट क्या होता है, कम होता है। वहीं उसका वैसा वर्सा होता है, जस्ट अपोजिट क्या होता है, जिसका कंसंट्रेशन कम रहता है उसके अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं एंड जो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेरे पास क्या होता है उसके अंदर कम होता है। ये पॉइंट हमें क्लियर, आई होप से क्लियर होगा। तो हमने देखा था डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है या फिर जो मूवमेंट ऑफ क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट हो रहा होता है। लेकिन जो नेट मूवमेंट होता है, नेट मतलब कि जैसे फाइनली मान लो यहाँ से तुमने धक्का दिया, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तुम्हारे सामने किसी ने यहाँ से 20 न्यूटन का फोर्स लगा, तो ज़्यादा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो नेट मूवमेंट मतलब कि फाइनली कौन से डायरेक्शन में, तो फाइनली सॉल्यूट के डायरेक्शन में क्या होता है, हमारे पास नेट मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। देन हमने देखा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस भी सेम प्रोसेस है। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है कहाँ से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, इसको इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोला जाता है। यहाँ पे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है कि ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, बेसिकली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का क्या होता है, बेसिकली हमारे पास मूवमेंट हो रहा है। आई होप सो ये पॉइंट करता है। उसके बाद हमें टर्म डिफाइन करता है जो मेन था, उसका नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन ऑलरेडी लिख चुका, मैं यहाँ से दोबारा लिख रहा हूँ, तुम दोबारा मत लिखना क्योंकि देखो वीडियो वो ठीक है, एनीवे जो भी हो गया। तो यहाँ पे मैं दोबारा से ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन फटाफट लिख देता हूँ जिससे क्या हो प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट जो हेडिंग है वही देखो तुमने ऑलरेडी लिख चुके हो। इसके बाद यहाँ पे बस 1 मिनट वेट करो, मैं फटाफट इसको लिख देता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन। फिर हम स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है क्या, इसका डेफिनेशन क्या था मैंने लिखवाया था, द नेट मूवमेंट ऑफ, तुम्हें लिखना नहीं है ठीक है, ये ऑलरेडी लिख चुके हो तुम, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, the net movement of solvent molecules from solvent to solution can be stopped by, from solvent to solution can be stopped by applying some extra pressure over solution, extra pressure over solution side is called ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप सो मैं नोट डाउन कर रखा था। अब मुझे यहाँ पे समझाना, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो डेफिनेशन लिखा है क्या लिख दिया मुझे कुछ समझ में, मैंने बोला मैं इस डेफिनेशन को पूरा डिटेल में समझाऊंगा, उससे पहले हमें कुछ डायग्राम बनाना चाहिए। डायग्राम देखो कैसे बनता है, देखो डायग्राम जो है ना इसके ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोग बनाते हैं, बट मैं यहाँ पे सिंपल सा एकदम डायग्राम बना जिससे क्लियर हो जाए। लेट अस से ये मेरे पास कुछ इस टाइप का बॉक्स, ये एक कंटेनर बनाया मैंने, इसके अंदर ये होल, ठीक है, ये दूसरा कंटेनर, ठीक है। डायग्राम अगर मैं थोड़ा सा अजीबोगरीब बन जाए तो कोई बात नहीं। देखो डायग्राम अगर तुम्हें देखना है तो एनसीईआरटी बुक में जाओ, एकदम क्लियर दिया हुआ है। ऑस्मोसिस का यहाँ पे डायग्राम इस टाइप से दिया है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूँ। डायग्राम वही सेम ही है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूँ, क्या वो देखना ध्यान से यहाँ पे। उसके यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस, जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ना, यही हमारे आरओ वगैरह में काम आता है, मैं पूरा समझाऊंगा। बस अभी देखते चलो, ये कुछ डायग्राम देखो। यहाँ पे डायग्राम बनाने का मेरे पास 2 मेथड है। एक तो हमारे पास मेथड होता है कि मैं ऊपर से ऐसे प्रेशर लगाऊँ या फिर मैं कहीं पर साइड में लगा दूँ। तो चलो मेरा मन किया मैंने यहाँ से साइड में कुछ प्रेशर टाइप देखना। एक पहले मैं डायग्राम फिर समझाऊंगा अच्छे से, एंड इसके अंदर कुछ थोड़ा ऐसा बना दिया, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का डायग्राम है। अब ये जो मेरे पास कंटेनर है इसके अंदर मेरे पास कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है, नो डाउट। एंड ये वाला जो कंटेनर है इसके अंदर मान लो मेरे पास एकदम प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। देखो फर्स्ट कंटेनर इसके अंदर सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड प्लस सॉलिड दोनों हो सकता है यहाँ पे। और ये वाला जो कंटेनर दूसरे कंटेनर में क्या, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट के बहुत ना के बराबर होगा। ये पॉइंट करें। अब देखो एक बात हमें पता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे लेटेस्ट से सेमी परमेल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ठीक है। ये लगाना मैं भूल गया, यहाँ पे कुछ इस टाइप से
कुछ इस टाइप का शेप दे दो, जिस टाइप का शेप, ये कुछ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मेरे पास लगा हुआ है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या था कि यहाँ से वहाँ फ्लो होने देता है, किसको, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हुआ। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि जो मेरे पास यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, फ्लो करेगा कहाँ से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। क्यों यहाँ पे फ्लो करेगा, यहाँ पे तो अगर मान लो ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन C1 लूँ और ये जो सॉल्वेंट है इसका कंसंट्रेशन C2 लूँ, यहाँ पे C1 क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है C2 से, ठीक है। तो अगर मान लो, वैसे भी हमें एक बात पता है, अगर यहाँ पे ये अगर नहीं भी गिवन होता, C1 इज ग्रेटर देन C2 अगर नहीं भी मुझे गिवन होता, तो मुझे ये बात अपने मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बात सोच सकता हूँ कि अगर यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट होने का मतलब यहाँ पे सॉलिड बहुत ना के बराबर होगा, मतलब मैं श्योर बोल सकता हूँ इस वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मिड से। ये पॉइंट हमें क्लियर। अब हुआ क्या, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो गया सॉरी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना स्टार्ट हो कहाँ से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बोलेगा मुझे बाहर जाना है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना स्टार्ट हुआ। देखो कुछ भी नहीं, एकदम समझ रहे हो, डायग्राम में सब कुछ समझा देगा ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या। तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे दो कंटेनर प्रेजेंट है, एक में सॉल्यूशन है मेरे पास और दूसरे में मेरे पास प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, नो डाउट ये पॉइंट करें। अब हुआ क्या, यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने बोला कि मैं यहाँ पे फ्लो होना चाहता हूँ, मींस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, SPM ने देखा सॉल्वेंट, उसने बोला ठीक है मैं बिना इसे रोके जाने दिया, ठीक है, ये यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो। अब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन जो था ना, ये देखो यहाँ पे सॉल्वेंट मेरे पास आ रहा था नो डाउट, लेकिन जो सॉल्यूशन था उसको ना यार ये बात हजम नहीं हो रहा, उसने बोला मैं अपने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मैं भेज नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे SPM लगा हुआ। लेकिन ये क्या है, ये साला इतना बदमाश है, ये अपने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मुझे यहाँ पे दे रहा है लेकिन मेरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं ले रहा है, ये तो नाइंसाफी है, बिल्कुल सही। अब उसने सोचा दिमाग में जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के दिमाग में, अब ये इसके दिमाग में एकदम उस टाइप का, इसके दिमाग में क्या बोलते हैं, खुफाती वाले दिमाग, ठीक है, जो भी है उस टाइप का इसके अंदर दिमाग। उसने बोला यार ये तो सॉल्वेंट मेरे अंदर आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से अपने सॉल्यूट मॉलिक्यूल इसके अंदर भेज नहीं सकता, मैं क्या करूँ क्या करूँ। उसने कुछ ना मैंने इसने ये तरकीब सोचा, क्यों ना मैं इसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर आने ही नहीं दूँ, यार आने नहीं दूँ, ऐसे कैसे नहीं आने दे सकता। इसीलिए उसने, देखो ध्यान समझना, मैं तो स्टोरी टाइप समझा रहा हूँ बट यही पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर है। देखो मेरे पास एक सॉल्यूशन है और एक मेरे पास सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। अब हुआ क्या, यहाँ पे SPM मेम्ब्रेन मेरे पास लगा हुआ है, मेम्ब्रेन मतलब कि वही अलाउ करता है जो भी है। तो क्या वो यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना स्टार्ट हुआ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट करें। अब फ्लो हो रहा था ना, तो जो सॉल्यूशन था इस चीज़ के दिमाग में एकदम घंटी, उसने बोला यार मेरे मॉलिक्यूल जो मेरे सॉलिड मॉलिक्यूल्स है मैं तो इसको भेज नहीं सकता क्योंकि SPM लगा हुआ, SPM होने का मतलब SPM जैसी सॉलिड को देख भगा देगा, बोले चल वापस जा जहाँ से, ठीक है। उसने बोला यार मेरे SPM मॉलिक्यूल्स के अंदर जा नहीं सकते, लेकिन ये साला मुझे क्या करे, अपने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मुझे इसके अंदर भेज रहा है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके दिमाग में तरकीब है, उसने सोचा क्यों ना मैं इसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, इसके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है इसको मैं अपनी तरफ आने ही ना दूँ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे क्या हो कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे है मैं उसको वापस से धक्का दे दूं, पीछे चला जाए। अच्छा अब इसने सोचा क्या करूं, उसने सोचा क्यों ना मैं बाहर से कोई प्रेशर यहाँ पे लगाऊं। इसलिए क्या हो, यहाँ से एक पिस्टन टाइप का होता है, पिस्टन मतलब ऐसे दबा, जैसे मान लो कि इस टाइप का कुछ शेप होता है हमारे पास पिस्टन का, क्या समझाऊं, पिस्टन हमारे पास कुछ इस टाइप का शेप होता है, ठीक है। अगर उसको तुम जैसे ऐसे दबाओगे नीचे तो क्या होगा, जो वहाँ पानी होगा क्या होता है, मीन्स प्रेशर तरीके से लगता है, जैसे कैसे समझाओ उसका, पिस्टन को शेप होता है, जैसे जहाँ पर भी तुम उसको यहाँ पे प्रेस करोगे वहाँ पे क्या होगा, वो एकदम प्रेशर को अप्लाई करे। तो यहाँ से क्या किया, बाहर से हमने एक पिस्टन को लगाया, यहाँ पे बाहर से क्या किया, हमने पिस्टन को यहाँ पे लगाया, जो कि क्या जैसे मैं इसको प्रेस करता था, प्रेस करने से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर डेवलप हुआ, जैसे सॉलिड मॉलिक्यूल साथ उसको वापस वहाँ पे भेज देता था। इसी जो यहाँ पे प्रेशर हम लगा रहे, इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोला कुछ समझ में नहीं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये पिस्टन होता है, पिस्टन क्या होता है कि कुछ इस टाइप का हमारे पास शेप का होता है, या फिर अगर मैं होगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा पिस्टन कैसा होता है। तो पिस्टन कुछ इस टाइप का शेप होता है। बेसिकली उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है, जहाँ पर भी तुम उसको प्रेस करोगे तो क्या होगा, वहाँ पे वाटर जो होगा ना उसको हटा देगा साइड। जैसे तुम एक मग लो और क्या करो, मग को लो और पानी अंदर डिप करते जाओ, वो क्या होगा ऊपर आना चाहिए, लेकिन जैसे तुम उसको प्रेस करते जाओ नीचे, जहाँ जब भी जा रहा है वो पानी को क्या वहाँ से साइड करता जाएगा। वैसे पिस्टन क्या होता है कि पिस्टन क्या होता है, एक तरीके से हमारे पास हथौड़ा टाइप का होता है, जैसे तुम उसको प्रेस करोगे वो क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो रहा है, प्रेशर डेवलप यहाँ पे होगा, प्रेशर डेवलप होगा, जैसे यहाँ पे प्रेशर आया, जैसे यहाँ पे सॉलिड मॉलिक्यूल्स आना स्टार्ट होगा, उसने बोला, ये सॉल्यूशन ने बोला भैया फटाफट मेरे को यहाँ पे पिस्टन को ऑन कर। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा सिंपली यहाँ से प्रेशर आएगा और सॉलिड मॉलिक्यूल्स वापस क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। इसी जो यहाँ पे प्रेशर लगा रहा होता है ना, इसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो डेफिनेशन, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द नेट मूवमेंट ऑफ solvent molecules from solvent to solution can be stopped by applying some extra pressure over solution side is called osmotic pressure। मतलब कि जो solvent molecules मेरे पास यहाँ से solvent molecules अपने
लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा था। अब क्या कोई सॉल्यूशन को पसंद नहीं है, इसी को पसंद नहीं है, इसने क्या किया, उसने बोला क्यों ना मैं इसको रोक दूँ। इसी को रोकने के लिए उसने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई किया सॉल्यूशन की साइड, जिससे जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट आना चाहते हो फटाफट एक प्रेशर यहाँ पे डेवलप होता है, जिससे क्या होता है सॉल्वेंट को मॉलिक्यूल वापस भेज देता है। इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। वही लिखा था, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप बाय, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उसको हम स्टॉप करते हैं बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड। मतलब कि सॉल्वेंट को मॉलिक्यूल्स को रोकने के लिए जो मैं यहाँ पे एक प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप कर रहा हूँ, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट्स इट, यही पूरा कहानी होता है। अब कई बुक वाले क्या करते हैं, इस डायग्राम को ना ऐसे बनाते हैं, ये कैसे कंटेनर लिया, ये लिया, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या कहते हैं ये लोग, इस टाइप का कुछ यहाँ पे ये लोग इस यहाँ पे पिस्टन लगाते थे कि ऊपर भी लगा सकते, जहाँ मैंने यहाँ पे साइड में लगा, कोई ऊपर लगाता है, जैसे तुम ऊपर लगाओगे तो जैसे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल आएगा वो यहाँ पे नीचे प्रेशर डेवलप करेगा। प्रेशर डेवलप होने के उससे क्या होगा, सीधे यहाँ पे वापस अपना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जहाँ से है वहाँ पे एंट्री जाएगा। इसी जो हम प्रेशर लगाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा, इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट्स इट। देखो तुम ऊपर लगाओ या फिर साइड में लगाओ, जहाँ मर्जी वहाँ डायग्राम बनाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर बस तुम इतना समझ में आना चाहिए, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो मेरे पास लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उसको रोकने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करता हूं, उसी प्रेशर को मैं बोलता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट्स इट, यही पूरा होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का कहानी। यार क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल सही, देख ध्यान से मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो मैं थोड़ा सा वॉइस लो, कोशिश करना उसको समझने का। देखो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास क्या है, ये दो कंटेनर है, ठीक है, ये तुमने दोनों कंटेनर को आपस में ज्वाइन कर दिया, ये दोनों कंटेनर था, ठीक है, ये यहाँ पे एकदम प्योर सॉल्वेंट है एंड ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन है। सीधे सी बात पता है कि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है तो क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन कम होगा किसी कंपेरिजन इसमें, तो यहाँ पे एसपीएम मेम्ब्रेन लगा दिया तुमने, यहाँ से क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा लोअर से हायर कंसंट्रेशन के। ये बात सॉल्यूशन को पसंद नहीं है। सॉल्यूशन ने बोला यार जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो मेरे तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन मेरे सॉल्यूट के जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन, वो यहाँ पे जा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसपीएम लगा हुआ है। एसपीएम तो सॉल्यूट को देखते भगा देता है, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या पसंद नहीं है, उसने बोला क्यों ना मैं सॉल्वेंट को मॉलिक्यूल्स को अलाउ ही ना करूँ, क्या करूँ ऐसा। उसने बोला क्यों ना मैं बाहर से एक प्रेशर लगाना स्टार्ट करूँ। उसने एक पिस्टन को बुलाया। पिस्टन क्या होता है कि प्रेशर टाइप का काम करता है। मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट कोई एग्जांपल याद नहीं आ रही जिससे मैं बताऊँ, कैसे बताऊँ। अगर मुझे जैसे मान लो तुम्हारे पास मान लो कि एक टब में तुमने पानी लिया, ठीक है, उस टब में से अगर तुम्हें पानी को हटाना है, तुम अगर मान लो अपना हाथ लो और उसको जोर से यहाँ पे टब में मारो तो पानी क्या हो, कुछ हल्के बाहर जाएगा। पिस्टन भी इसी टाइप का होता है कि ये हथौड़ा टाइप का, उसको तुम जैसे नीचे यहाँ पे प्रेस करो, क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर लगेगा, जैसे ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आएगा फटाफट इसको वापस यहाँ पे देगा। इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। दैट्स इट, यही हमारा काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। और ये जो प्रेशर लग रहा होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोला जाता है। तो अगर तुम अपने लैंग्वेज में लिखना तो लिख भी सकते हो साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर। ये डेफिनेशन तो देखो याद होना चाहिए, मगर एकदम किताबी डेफिनेशन में पता होना चाहिए, लेकिन इसका मीनिंग भी पता नहीं। अगर कोई पूछे यार ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, तो तुम सिंपली बोलोगे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बेचारे जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, उसी को रोकने के लिए सॉल्यूशन क्या करते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करता है। उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट कर रहा था सॉल्यूशन के साइड, इसी मूवमेंट को रोकने के लिए सॉल्यूशन एक प्रेशर अप्लाई करता है, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, लिख लेना साइड में, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर का सीधे सीधे ये मतलब है, मेरे पास दो कंटेनर था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करता है, मूवमेंट करना स्टार्ट किया, लेकिन मूवमेंट सॉल्यूशन को ये बात पसंद नहीं है, उसने बोला कि यार मैं चाहता हूँ कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मेरे साइड आई ना। इसको रोकने के लिए मैंने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई किया। उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हमें बोला जाता है। तो यही होता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमें देखना है यहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है ना, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है ना प्रेशर, कुछ नहीं, इसका नाम रख दिया हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हम, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर साइड में लिख भी सकते हो कहीं, इस प्रेशर का नाम तुम सिंपली बोल सकते हो इसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। जो प्रेशर यहाँ पे हम लगा रहे हैं तो उस प्रेशर का नाम क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, लिख लेना साइड में। अब यहाँ पे मैं एक और डेफिनेशन तुम्हें देता हूँ, एकदम एग्जैक्ट, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर का। देखना क्या, द extra pressure which applied over solution side
क्यों सॉल्यूशन साइड में क्यों लगा, ताकि ऑस्मोसिस प्रोसेस को मैं स्टॉप कर सकूं। द एक्स्ट्रा प्रेशर विच अप्लाइड ओवर सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। मत देखो यहाँ पे ऑस्मोसिस वर्ड क्यों आया, अब मन में आ रहा है यार ऑस्मोसिस ने क्यों बीच में लिया। अरे भैया जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस बोलेंगे। इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए हम बाहर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। दैट्स इट, ये हमारे पास था ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो आई होप सो ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम चलते हैं इसका, आप कुछ यहाँ पे कुछ फॉर्मूला हमारे पास दिए इन लोगों ने साइंटिस्ट ने कि कितना हमें प्रेशर अप्लाई करना, दिस दैट, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। तो लिखना स्टार्ट करो, लिखना रिप्रेजेंटेड यहाँ पर साइड में लिखना ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। मैथ्स वाला पाई याद है, पाई वही सेम एज इट इज। ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय पाई, जो हमारा पाई होता है ना मैथ्स वर्ड हम यूज करते हैं, ये पाई सिंबल, वही इसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब यहाँ पे ने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, क्या किया इन लोगों, देखो मैं यहाँ पे पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, जो देखो यहाँ पे हमारे जो काम का टॉपिक है हम बस उसे ही पढ़ेंगे, जो थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे। मैं जितना हो सके मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ जो हमारे काम का। अब क्या किया इन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, अब उनका मन तो ऐसे शांत होने नहीं वाला, उन लोगों ने क्या किया, डिफरेंट प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया। अब इन लोगों ने क्या किया, जो प्योर सॉल्वेंट था ना उस साइड भी क्या किया इन लोगों ने, यहाँ पे प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से एक होल्ड कर दिया, जिससे क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे आ रहा होगा। मतलब इस सब को एक्सपेरिमेंट करते गए फिर इन लोगों ने एक फॉर्मूला लिया। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से इन लोगों को पता चला जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिकली किसके, मोलैरिटी का डेफिनेशन याद है। ओहो, कंसंट्रेशन सब साथ नहीं छोड़ रहा है भाई साहब, कंसंट्रेशन सब साथ नहीं छोड़ने वाला, वो हम हर एक जब कहीं ना कहीं घूम के आई जाएगा। वो जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंट से आया। एंड दूसरा इन लोगों ने बोला जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, टेम्परेचर। ये एक्सपेरिमेंट से इन लोगों को ऑब्जर्व हुआ, टेम्परेचर हमेशा किस में होना चाहिए, टेम्परेचर इन केल्विन, हमेशा केल्विन में होना चाहिए, ठीक है, सेल्सियस में नहीं। सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करता है, आई होप सो ये सब कुछ पता है। तो देखो यहाँ पे इन लोगों ने ऑब्जर्व किया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, इन लोगों ने बोला जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मोलैरिटी की, एंड जो ऑस्मोटिक प्रेशर ये है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का किसके, टेम्परेचर के। अच्छा, अब साइंटिस्ट लोग के मन में ये सवाल है यार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल तो हटाना है, अब हटाने के लिए हमें कुछ कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा। सो इन लोगों ने यहाँ पे फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो निकल गया था पाई इक्वल्स टू MRT। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, आ रहा है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है मैं सब कुछ बता रहा हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर का फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला निकल गया था, इसका मतलब पाई इक्वल्स टू MRT। यहाँ पे पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ OP। M क्या है, मोलैरिटी, ठीक है। T क्या है, बेसिकली टेम्परेचर है। यहाँ पे तुम्हारे मन में ये सवाल, और टेम्परेचर हमेशा किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, लिख भी लेना साइड में, इन केल्विन। अब मन में ये सवाल है कि R क्या है, तो R बेसिकली हमारा एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन कांस्टेंट। R बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, एंड इसका वैल्यू तुम्हारे पास लगभग 0.0821 ATM मोल केल्विन। तो बेसिकली जो R होता है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाना है। अगर हमें एक बात बताया, अभी तक हम सीखते आए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल को रिमूव करने के लिए मुझे क्या होता है, एक कांस्टेंट को मुझे डेवलप करना पड़ता है। उसी कांस्टेंट को हमने क्या किया, इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे कांस्टेंट ला, जिसका नाम होता है R, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, और उसका वैल्यू कितना होता है 0.0821 ATM मोल केल्विन, ठीक है, ATM मोल केल्विन है। ये पॉइंट में क्लियर हो गया। M क्या, मोलैरिटी है, T क्या, टेम्परेचर है। अब मन में ये ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। अब यार मेरे मन में एक सवाल है, क्या है कि जो मोलैरिटी होता है, क्या एक बार तू मोलैरिटी का मुझे डेफिनेशन फॉर्मूला याद दिला सकता है, मैंने बिल्कुल सही। तो देख लो यहाँ पे, अगर याद हो तो वेल एंड गुड, थम्स अप, अगर नहीं याद हो तो यहाँ पे देख लो। और थोड़ा सा शेम की बात है कि तुम्हें मोलैरिटी अभी तक याद नहीं है। कंसंट्रेशन टर्म सारे हमें क्लियर होना। देखो मैं स्ट्रिक्ट होकर इसलिए बोला हूँ कि कंसंट्रेशन टर्म हमने स्टार्टिंग में ही सब कुछ देख लिया, हर एक कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे काम आना है, जैसे वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी तो हमने इतनी बार क्वेश्चन में यूज कर लिया कि आई होप सो मोलैरिटी का तो मैं याद ही हो गया हो, ठीक है। मैं हर जगह मैंने मोलैरिटी का जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया अभी तक, जैसे अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, जहाँ भी मोलैरिटी है मैंने सबका वहाँ पे बार बार फॉर्मूला लिया, क्यों, ताकि तुम्हें याद रहे। एक बार मैं मोलैरिटी को यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ। तो मोलैरिटी जो होता है उसका फॉर्मूला, उसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं हम, M से, कैपिटल M से करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होता था, फटाफट बताओ, वॉल्यूम ऑफ। यार ये सब चीज़ अगर याद हो तो बहुत प्रॉब्लम होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, सॉरी अच्छा ml में होना चाहिए, इन लीटर। क्या बात है,
मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, हमेशा लीटर में होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं करें तो हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी का भैया सीधे सीधे फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन क्या होना चाहिए, हमेशा लीटर में। जो भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हमेशा लीटर में होना चाहिए। ये पॉइंट करें। अब हमें देखो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का ऐसे यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे हम साइड में लिख लो ऐसा यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी वो होता है एटीएम। एटीएम करो, ठीक है, जैसे होता है ना पेटीएम करो, एडवर्टाइज है तो वैसे एटीएम करो। एटीएम बेसिकली क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। और देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का ऐसे यूनिट क्या होता है, और एटीएम होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एमआरटी होता है। क्या डेफिनेशन था मैंने ऑलरेडी बताया। आई होप सो ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आए। देखो कि डेफिनेशन रटने से अच्छा है एक पूरा प्रोसेस को एक बार समझो। मैंने यहाँ पर जो ये लिखा है ना, ये तुम्हारे लिए एकदम ब्रेन स्टॉर्मिंग से काम करे। मीन्स ये जो प्रोसेस लिखा है ये समझाएगा तुम्हें कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और मैं अगर मैं तुम्हें सिंपल से पूछूं कि भैया ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो बताओ, तो तुम सिंपली क्या बोलोगे, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे उस सॉल्यूशन की साइड, उसी को रोकने के लिए हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करते हैं, उसे ही हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और जो ये सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस बोला जाता है डायरेक्ट। आई होप ये पॉइंट में क्लियर हो गया। अब हमें देखते हैं, इसमें मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ। यही था हमारे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, और हमने यहाँ पे पूरा एक तरीके से जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी था हमने कंप्लीट कर लिया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आरएलवीपी, देन हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जो मुझे यहाँ पे बताना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला एक बार देख लेना, अच्छे से लर्न होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ इस पे पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जो पहला पॉइंट है, 1 ATM का वैल्यू पता है कितना होता है। 1 ATM इक्वल टू, अगर मान लो कि ठीक है कुछ यूनिट्स है जो लिख लो। 1 ATM हमारे पास इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁵ पैस्कल। PA स्टैंड फॉर पैस्कल, पैस्कल जो बोलो। अगर कभी 1 ATM अगर तुमसे पूछेगी 1 ATM किसके इक्वल होता है, 1.01 10⁵ पैस्कल। कभी भी क्वेश्चन में दिया रहता है कि तुम्हें ATM ना देखिए पास्कल दिया रहेगा, तो पास्कल से अगर तुम्हें ATM में कन्वर्ट रहता है तो सिंपली 1.01 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देना, क्या होगा, पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँ तो 1 ATM बेसिकली और किसके इक्वल होता है, बेसिकली 1.01 इंटू 10⁵ एक और यूनिट होता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर। या फिर 1 ATM मेरे पास 1 बार के इक्वल होता है, एंड 1.01 बार के इक्वल होता है। कुछ नहीं, बार के हमारे पास ऐसा प्रेशर के यूनिट्स है बेसिकली। 1 ATM होता है किसके इक्वल होता है, मैं बता रहा हूँ। 1 ATM मेरे पास 1.01 10⁵ पास्कल, 1.01 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 1 ATM किसके 1.01 बार के इक्वल होता है। और 1 ATM किसके इक्वल 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। कुछ नहीं, ये प्रेशर के बेसिकली यूनिट्स हैं। और मैं क्या लिखा, अगर एक लिखना चाहो, कोई अगर पूछे कि 1 बार बेसिकली किसके इक्वल होता है, तो 1 बार हमारे पास होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.987 ATM। तो ये कुछ हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि 1 ATM किसके इक्वल होता है। 1 ATM दिस और 1 बार की वैल्यू कितना, तो 0.987 ATM हमारे पास होता है। ये पॉइंट करें। अब हमें यहाँ पे टर्म्स जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सम टर्म्स लिख लो यहाँ पे, टर्म्स जो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर में बहुत काम आता है। कुछ हमारे छोटे छोटे टर्म्स है जिसके बारे में पढ़ना है। नाम है प्रोडक्ट आइसोटोनिक, अरे वो टॉनिक नहीं यार, आइसोटोनिक। कुछ टर्म्स ऑस्मोटिक प्रेशर में काम आता है। आइसोटोनिक ऐसा होता है जिसके दोनों ऐसे टर्म्स, आइसोटोनिक हम उससे बोलते हैं जिसके दोनों के टर्म्स, दोनों के कंसंट्रेशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, मीन्स सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर कुछ तुम्हें बोले कि ये सॉल्यूशन भैया ऑस्मोटिक प्रेशर है, सॉरी आइसोटोनिक तुम्हें बोलते ही दिमाग में ये घंटी बनना चाहिए, उन दोनों जो भी सॉल्यूशन है उनका सेम का क्या, दोनों का क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल π1 इज इक्वल्स टू π2, मीन्स आइसोटोनिक का मतलब क्या है, ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का क्या हो, सेम। फॉर एग्जांपल कोई ये सॉल्यूशन है एंड कोई ये सॉल्यूशन, तुम्हें बोले ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक, इसका मतलब तुम्हें दिमाग में स्ट्राइक क्या करेगा, इन दोनों का कंसंट्रेशन जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा क्या होगा, दोनों का सेम होगा। नेक्स्ट जो इसमें एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में बेसिकली होता क्या है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है कि तुम जैसे मान लो यहाँ पर दो सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अगर कोई बोले कि ये दोनों सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोटोनिक है, π1 π2 है। अगर कोई बोले कि ये दो सॉल्यूशन आपस में क्या हाइपोटोनिक, इसका मतलब क्या है कि जो भी इसमें से एक जो होगा ना उसका क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा दूसरे वाले से। तो यहाँ पे हो गया π1 इज लेस देन π2, लेस देन है समझ जाना, दूसरे वाले से क्या होगा, कम होगा। थर्ड जो एक टर्म होता है इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। इसमें क्या होता है, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्टोनिक क्या लिख रहा हूँ, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ यार मैं यहाँ पे बार ऑस्मोटिक क्या हो गया मुझे, ऑस्मोटिक स्पेलिंग गलत लिख दिया था। मोर ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि π1 क्या होगा, ग्रेटर देन किससे, π2 से।
पाई वन इज ग्रेटर देन पाई। अगर कोई बोले कि ये सॉल्यूशन क्या हाइपोटेनस, मतलब समझ जाना इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जिससे कंपेयर करूँगा। अगर कोई बोले सॉल्यूशन हाइपोटेनस, समझ जाना कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कम होगा जिससे भी कंपेयर करो। अगर कोई बोले आइसोटोनिक, समझ जाना दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या सेम होता है। ये कुछ टर्म था आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, जो हमें पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट में। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करो उससे पहले मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि जो भी हमने क्वेश्चन, जो भी अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट जो भी मैंने बताया, ठीक है। कहीं पर भी यहाँ पे मिसगाइड मत होना कि यार ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, दिस दैट। मैंने वहाँ पे एक एक डिटेल यहाँ पे बताया ताकि क्लियर हो जाए। ऑस्मोसिस प्रोसेस बताया, डिफ्यूजन बताया, देन मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर बताया ताकि हमें कोई भी टर्म छूटे नहीं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लेता हूँ मैं एकदम बच्चों जैसा लेता हूँ, एकदम सिंपल सा। कैलकुलेट द, देखो मोलैरिटी यहाँ पे निकालना आना चाहिए, पहले बोला मोलैरिटी अगर निकालना आएगा। देखो एक और बात, पाई को MRT लिखा है ना, कई बुक वाले ना इसी पाई को मोलैरिटी की जगह कंसंट्रेशन लिख देते हैं। उन्होंने भी क्या लिखा है, मोलैरिटी की जगह ना कंसंट्रेशन लिखा है। मीन्स इसका दूसरा जो फॉर्म होता है साइड में लिख लेना, दूसरा फॉर्म और करके पाई इक्वल्स टू CRT, ठीक है। डरना नहीं, सी बेसिकली क्या होता है, कंसंट्रेशन बोलते हैं, एंड यही कंसंट्रेशन का क्या, वही मोलैरिटी, इसी कंसंट्रेशन को बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक है। कई बुक वाले क्या कहते हैं, NCERT वालों ने भी दे रखा है, देखो पाई इक्वल्स टू CRT लिख रखा है। एक सेकेंड, कहाँ गया सॉल्यूशन, ये देखो पाई इक्वल्स टू CRT, ठीक है। ये जो सी है ना बेसिकली क्या होता है, कंसंट्रेशन बोलते हैं। देखो सी लिखा है, सी ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल होता है, एंड क्या होता है, सी ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। ये सी है ना इन लोगों ने बोल दिया कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन बोलो मोलैरिटी बोलो एक ही बात है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सी, देखो एग्जाम में अगर लिखना हो कभी तो पाई इक्वल्स टू CRT लिखो तुम, लेकिन तुम्हें मन में पता होना जो सी है ना वो क्या होगा, मोलैरिटी की तरह काम करोगा। साइड में लिखना, अगर कभी भी देखो बोर्ड में आता है तो बोर्ड में एम भी लिख सकते हो तो चलेगा, कोई क्रॉस नहीं करेगा। बट फिर भी बोर्ड वाले को थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव लगे, इसलिए पाई इक्वल्स टू CRT वाला फॉर्म में अप्लाई करना। जो सी होता है ना उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन का मन में हमें पता नहीं चाहिए मोलैरिटी है, क्या है मोलैरिटी भैया, मोलैरिटी नहीं मोलैरिटी, MOLARITY मोलैरिटी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखा, दो फॉर्मूले होते हैं बस, तुम सी वर्ड यूज करो या फिर एम वर्ड यूज करो, दोनों एक ही। यहाँ पे सी कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, कंसंट्रेशन का मन क्या होगा पता होने से मतलब है मोलैरिटी। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मोलैरिटी लिख दिया ताकि हमें कोई कंफ्यूजन हो। तो दोनों में से जो फॉर्मूला लगे अच्छा लगे वो अप्लाई कर, दोनों क्या सेम ही है। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल है इस पे, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, एकदम सिंपल सा ले रहा हूँ बस, तुम्हें मोलैरिटी यहाँ पे अच्छे से आना चाहिए। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या दूँ ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% वेट, 5% वेट बाय वॉल्यूम, ये दे देगा तुम्हें, ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ कैन शुगर एट 15 डिग्री सेल्सियस। और तुम्हें यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन है मोलर मास ऑफ कैन शुगर जो है वो कितना होता है, अभी तो याद भी होगा, पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने। मोलर मास ऑफ कैन शुगर कितना होता है, 342। मोलर मास ऑफ कैन शुगर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ CS, कितना गिवन तुम्हें 342। इसका केमिकल फॉर्म में कितना होता है, C12H22O11। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ऑप्शन दो यहाँ पे, ऑप्शन क्या देना है यार, क्वेश्चन है तुम्हारे पास। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ कैन शुगर एट 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूँ, तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर का ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन पहला जो मेरे मन में प्रॉब्लम है वो क्या है, 5% वेट बाय वॉल्यूम। ये बात समझ में पल्ले नहीं पड़े भैया, ये है क्या। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन, मैंने इस टाइप का बताया था, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन गिवन इस लाइन में कभी भी क्वेश्चन, इसका मीनिंग क्या होता है ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। हमने अभी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट देखा, उसमें भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया, जिसके अंदर NCERT वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर भी मैंने मीनिंग बताया था क्या होता है। तो इस वाले टर्म से हमें घबराना है। इसका मतलब क्या है, 5% वेट बाय वॉल्यूम गिवन है। देखो कुछ भी यहाँ पे, अगर यहाँ पे 5% अगर मुझे मास गिवन होता, अगर 5% बाय मास गिवन होता, इसका मतलब क्या बोलता है मैं 5 ग्राम बेसिकली क्या है, कौन है, कैन शुगर जो है CS, वो क्या होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, दैट्स इट। अरे भैया यहाँ पे परसेंट गिवन उससे मुझे कोई लेना है, बस मुझे इतना देखना है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम होता तो यहाँ पे मैं ml लगाता, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो 5% वेट बाय वॉल्यूम तुम्हें, इसका तुम यहाँ पे क्या मीनिंग निकाल सकते हो, इसका तुम निकाल सकते हो 5 ग्राम कैन शुगर। देखो वेट है, इसका वेट का एसिड क्या होता है, ग्राम होता है, वॉल्यूम का एसिड क्या होता है, ML होता है। अगर कभी भी कोई बोले अगर बोले 5% बाय मास, तो यहाँ पे क्या होगा, मास है तो मतलब कि मुझे ग्राम लेना। अगर कोई वॉल्यूम होता तो ML दोनों साइड लेता, लेकिन यहाँ पे वेट और वॉल्यूम, इसका क्या मतलब होगा, 5 ग्राम कैन शुगर प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। देखो इस वाले टर्म से बहुत एग्जाम, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं बहुत खेलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय बहुत खेल जाएगा। इसलिए बोला कि प्लीज इस टर्म को ध्यान रखो, कुछ भी नहीं है यार रॉकेट साइंस। ये वाला टर्म अगर मुझे कभी मिले तो समझ जाना, अगर कोई बोले यहाँ पे बाय मास गिवन हो तो इसका मतलब क्या होता है, 5 ग्राम मास का एसिड होता है, ग्राम होता है, मीन्स 5 ग्राम जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो कंपाउंड कैन शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम मतलब कि 5 ग्राम कैन शुगर प्रेजेंट इन वॉल्यूम का एसिड होता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स इट। ये मीनिंग निकल गया। अब मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर निकलना, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल्स टू CRT लिखो, या फिर सी की जगह तुम MRT भी लिख सकते हो,
सी का मतलब मोलैरिटी निकालना होता है तो पाई इक्वल्स टू, मैं ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एम आर टी, दोनों में से कोई भी यूज़ करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एम, यहाँ पे एम क्या है, मोलैरिटी। सबसे पहले एम क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ दिखाई दे रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है। नोट आर का वैल्यू कितना था, फटाफट बताओ, आर का वैल्यू कितना था, तुम्हें ये याद होना चाहिए। आर का वैल्यू जो आर था, सॉल्यूशन कौन सा, इसका वैल्यू कितना, 0.821, याद, ये देखो वेर जबर आर, देखो 0.0821। तो कई बार क्वेश्चन में नहीं गिवन होता आर का वैल्यू, इसलिए याद होना चाहिए 0.0821। टेम्परेचर कितना गिवन तुम्हें, वेरी जबर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। एक बात बताओ, हमें टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है, केल्विन में लेना है, लेकिन यहाँ पे सालों ने सॉरी एब्यूसिव वर्ड के लिए यहाँ पे टेम्परेचर किस में दे रखा है इन लोगों ने, सेल्सियस में दे रखा है, लेकिन मुझे किस में लेना होता है, केल्विन में लेता है। तो सेल्सियस से अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, सिंपली क्या करना होता है, 273 को एडअप कर दो, 15 प्लस 273, इसको अगर एडअप कर दो 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 5 कितना आ गया, बेसिकली 15 को अगर मैं एडअप करूँ तो कितना 288 होगा ना, 288 केल्विन आ गया। अगर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, सिंपली 273 को एडअप करो, और कोई बोले केल्विन से सेल्सियस में करो तो सिंपली क्या करूँगा मैं, 273 में से माइनस करूँगा, तो टेम्परेचर कितना आ गया तुम्हारे पास यहाँ पे 288 आ गया। अब बस यहाँ पे मोलैरिटी अगर कैसे भी निकल जाए ना फटाफट, तो मेरा काम बन जाएगा। सबसे पहले मोलैरिटी निकाल के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पे सॉलिड कौन होगा, सीधे सीधे मुझे पता चला 5 ग्राम, यहाँ पे कैन शुगर 100 ml सॉल्यूशन प्रेजेंट है, जो कैन शुगर होगा बेसिकली तो 5 ग्राम है, ये 100 ml कहाँ, 100 ml कहाँ 5 ग्राम, जो कैन शुगर है वो सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं इसका मोल्स निकालूँ तो मोल्स ऑफ कैन शुगर अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो, गिवन मास डिवाइड बाय क्या होता है मेरे पास, मोलर मास। तो गिवन मास तुम्हें कैन शुगर कितना गिवन, 5, मोलर मास ऑफ कैन शुगर तुम्हें कितना गिवन, 342। चलो निकल गया। कुछ नहीं करना होता, ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम सिंपल, केमिस्ट्री में क्या होता है जितने भी क्वेश्चन होते हैं कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल सा होता है, बस हमें फॉर्मुला अच्छे से पता होना चाहिए, काम हो जाएगा। तो मोलैरिटी इक्वल पाई है भैया, ये एन नहीं है, पाई इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कौन था, कैन शुगर, उसके मोल्स कितना है 5 डिवाइड बाय 342। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, हमसे लीटर में। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हमें गिवन है, 100 किस में, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा ना किसके अंदर मिल रहा है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो इस सॉल्यूशन के अंदर 100 ml है, तो ये ml किस में, लीटर में तो है नहीं, यहाँ पे मुझे लीटर में लेना है। तो 100 को अगर ml को अगर कभी भी मुझे लीटर में अगर कन्वर्ट करना तो सिंपली क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय तुम्हारे पास यहाँ पे कितना गिवन है, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 288। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैंने कैलकुलेशन देखा तुम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखो 5 अगर कभी भी मेरे पास a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d इस टाइप का अगर मुझे कभी भी टर्म मिले तो एक तो हमारा बहुत डायरेक्ट कट करना, अगर तुम्हें डायरेक्ट कट करना नहीं है तो सिंपली इसको कैसे लिखो, a डिवाइड बाय b को एज इट इज मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ, जो सबसे लास्ट वाला है उसको लिखो d और इसके नीचे का c। अगर a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d हो तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो। अगर तुम्हारे पास a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c हो तो सिंपली इसको लिख सकते हो a, जो c होगा ये क्या ऊपर मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई बाय c डिवाइड बाय कितना जाएगा b हो जाएगा। ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। 5 डिवाइड बाई 342 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई ये 1000 क्या होगा मेरे पास ऊपर गया 1000, ये 100 क्या होगा इसके नीचे चला गया। देखो a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c डिवाइड बाई d हो तो a बाई b को एज इट इज रहने दो। जो यहाँ पे c बाई d होता है इसको छेड़छाड़ करना होता है, जो d होता है वो ऊपर आ जाता है, जो c होता है वो क्या होता है नीचे होता है। मल्टीप्लाई बाई कितना है मेरे पास 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 288 में। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बस थोड़ा सा लेंदी होगा, 2 0 से 2 0 निपट गया। अब हमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई वगैरह करना है, तो 5 × 10 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 288 डिवाइड बाय 342। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, मैं कर ही देता हूँ। 10 × 5 कितना 50, 50 × 0. ठीक है, मैं कैलकुलेटर से करके बताता हूँ कितना इसका आंसर है। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना 342 से, मल्टीप्लाई वगैरह करके 3.4 बहुत लंबा जाएगा, बट हमें 3.4 ATM अप्रॉक्सीमेटली लिख देना है यहाँ पे 3.4 ATM आंसर ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। सिंपल। देखो मोलैरिटी हमें निकालना अच्छे से आना चाहिए। अगर मोलैरिटी निकालना तुम्हें आता तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। अगर कभी भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम मुझे किस में गिवन था, ml में गिवन था। अगर ml से लीटर में कन्वर्ट करना तो 1000 से डिवाइड करूँगा, तो पूरे क्वेश्चन में ना बस ये लाइन छुपा हुआ था। अगर ये लाइन तुम्हें पढ़ना आ गया, अगर समझ में आ गया तो एकदम इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। अगर ये लाइन समझ में नहीं आया ना तो बहुत प्रॉब्लम होला। इसलिए बोलो इस लाइन को कैसे इसको करते हैं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। अगर यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम की जगह तुम्हें वेट बाय वेट गिवन होता तो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए बोला कि इस लाइन अगर कभी भी इस टाइप का लाइन गिरो उसका क्या मीनिंग होता है हमें पता होना चाहिए, उससे डरना नहीं है। आई होप तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कैलकुलेशन था वो तुम्हें यहाँ पे देख लेना। देखो पाई क्वेश्चन CRT करता है। अगर ये वाला फॉर्मुला यूज करते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, तुम्हें यहाँ पे मोलैरिटी का ही फॉर्मुला यहाँ पे लिखना था। ये वाला ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात होता है। तुम यहाँ पे सी भी लिखते हैं तो भी तुम्हें मोलैरिटी का यहाँ पे फॉर्मुला यहाँ पे लिखना पड़ता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई और दिस दैट करना। NCERT वाला फॉर्मुला मत देखना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पे। आई होप सो न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मैं अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे। याद है कुछ जो हमने डिप्रेशन क्या नाम था शॉप, एक सेकंड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन कौन सा, वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करा था कि जिसमें मैंने मोलर मास निकालने के लिए दिया था। ठीक है, वो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे कराना ही है। एक क्वेश्चन में मतलब गिवन मास निकालना होगा। अगर मेरे पास जो भी
सॉलिड प्रेजेंट है तो कैसे निकालते हैं, वैसे ही सेम एज इट इज मैं ऑस्मोटिक प्रेशर में तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसी टाइप का रिलेटेड। तुम्हारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब ढेर सारा पानी। एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ मीन्स कोई कंपाउंड है ऑफ अ पॉलीमर, और तुम्हें गिवन है द ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट में लिख दो ओपी, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, तुम्हें गिवन है 2.6 इंटू 10⁻³ ATM, और ये टेम्परेचर तुम्हें गिवन एट 300 केल्विन पे ये सारा कुछ हो रहा है। तुमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ पॉलीमर, टोटल मोलर मास ऑफ पॉलीमर तुम्हें बताना। जैसे वहाँ पे हमने देखा था एक क्वेश्चन था गिवन मास निकालने वाला, फिर हमने देखा था कि मोलर मास का, वैसे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर में मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया। तो क्वेश्चन क्या, एक मिनट वीडियो को पॉज करना, खुद से कोशिश करो सॉल्व करने की, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें बस हिंट देने वाला हूँ, या फिर मैं करा ही दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे करा देता हूँ ताकि अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ तो उसे तुम सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ पॉलीमर। मतलब कि मेरे पास कोई एक्वा सॉल्यूशन है। पहले दिमाग में आएगा एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारा वाटर होता है, समझते हैं एक्वा सॉल्यूशन। पॉलीमर क्या होता है, बेसिकली एक चैप्टर ही हमारे पास हमने 12th क्लास में बायोमॉलिक्यूल्स का आता था पॉलीमर, वो हट चुका है शायद इस साल। तो पॉलीमर कुछ नहीं, केमिकल कंपाउंड देखो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या एक एक्वा सॉल्यूशन है जिसका देखो 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब गिवन है तो समझ जाना वॉल्यूम गिवन है। ये तुम्हारे पास कोई एक्वा सॉल्यूशन है, इसका तुम्हें वॉल्यूम गिवन है कितना 200 सेंटीमीटर क्यूब, एंड इसमें तुमने क्या किया 1.26, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ बना होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा बीच में। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, कुछ 1.26 ग्राम पॉलीमर तुम्हारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और तुम्हें बोला जा रहा है ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सिस्टम है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हें गिवन है 2.6 इंटू 10⁻³ ATM, और टेम्परेचर कितना गिवन 300 केल्विन। तुमसे ये पूछा जो ये बेचारा पॉलीमर है, जो यहाँ पे पॉलीमर जो बेचारा है, उसका मोलर मास कितना होगा वो तुम्हें यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालें वो हमें यहाँ पे सोचना है। तो सबसे पहले मुझे नहीं पता उसका मोलर मास क्या होगा, तो मैं एक्स मान लेता हूँ। लेट द मोलर मास ऑफ पॉलीमर बी एक्स। मुझे नहीं पता भाई उसका मोलर मास कितना होगा, तो मैं एक्स मान लेता हूँ, फिर मैं उस एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ। लेट द मोलर मास ऑफ पॉलीमर, लेट द मोलर मास ऑफ पॉलीमर बी एक्स, मुझे नहीं पता कितना, तो एक्स मान लिया। अब यार यहाँ पे मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, अब यार कैसे इसका मोलर मास निकालो। मैंने बोला कुछ मत कर, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, पाई इक्वल टू CRT लिखो या फिर MRT लिखो, एक ही बात है। MRT, एम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर। देखो मैं बार बार यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें मोलैरिटी अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए, कभी भी भूलो नहीं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और शॉर्ट में लिख रहा हूँ इन लीटर में होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय आर। आर तुम्हारे पास आर का वैल्यू कितना था 0.0821। टेम्परेचर कितना गिवन है यहाँ पे तुम्हें, वेरी 300, देखो केल्विन में गिवन है तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, 300। अब यहाँ पे सवाल आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, ये हमारा यहाँ पे सवाल है। तो मैं देखो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितना 2.6 इंटू 10⁻³ गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको मोलैरिटी निकालते हैं, 2.6 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कौन है बेचारा पॉलीमर कितना गिवन है, देखो यहाँ पे पॉलीमर तुम्हें गिवन है 1.26 ग्राम, और ये देखो कहाँ 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें से सॉलिड कौन होगा, पॉलीमर होगा। तो तुम्हें मोल्स ऑफ सॉलिड निकालते हैं, और मोल्स ऑफ किसका निकालोगे, सॉलिड, अरे यार क्या बोला, तो मोल्स ऑफ सॉलिड जो तुम्हें निकालना किसका निकालो, पॉलीमर का। तो मोल्स ऑफ पॉलीमर कैसे निकलेगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो तुम्हें पॉलीमर का गिवन मास कितना गिवन है 1.26, लेकिन तुम्हें यार पॉलीमर का जो यहाँ पे पॉलीमर है उसका तुम्हें मोलर मास नहीं गिवन है, वही तो तुम्हें निकालना है। तो मुझे नहीं पता मोलर मास क्या होगा, तो मैंने एक्स मान लिया। तो कितना होगा 1.26 डिवाइड बाय एक्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, लीटर में हो जाना चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मैं उसका कितना गिवन 200 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, ये भी लीटर में नहीं गिवन है। अब मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना, तो क्या करूँगा, सिंपली 1000 से डिवाइड कर दूंगा, कर दिया। मल्टीप्लाई बाय आर तुम्हें कितना गिवन 0.0821 मल्टीप्लाई बाय कितना 1000, अब 300 सॉरी। अब ये यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबी पड़ जाएगा, कैलकुलेशन करो और यहाँ से तुम्हें सिंपली एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तुम्हारे पास मोलर मास ऑफ पॉलीमर। अब कैलकुलेशन अगर मैं छोड़ दूंगा तो तुम कैलकुलेशन होने नहीं वाला, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर ही देता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया नहीं है, देखो तुमने यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तुम्हें निकालना है जो पॉलीमर है, पॉलीमर का मोलर मास कितना होता है। यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉलिड किसका निकालोगे, पॉलीमर का निकालोगे, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास गिवन मास कितना गिवन 1.26 डिवाइड बाय कितना होगा, मोलर मास मुझे नहीं पता तो मैंने एक्स मान लिया, डिवाइड बाय कितना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन था इसका 200 लिखा, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में था, लीटर में तो था नहीं, लीटर में कन्वर्ट करने के 1000 से डिवाइड करूँगा। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करना, आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया किस टाइप से सॉल्व कर। देखो जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अगर मुझे मान लो कोई जो सॉल्यूट होता है उसका अगर तुम्हें गिवन मास निकालते हो कैसे निकालते हो, मोलैरिटी देता था, वैसे सिमिलरली यहाँ पे मोलैरिटी है ना, सब कुछ यही हमें देने वाला है। अगर डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो तब तो तुम फॉर्मूला अप्लाई करो, अगर मान लो कभी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है उसका गिवन मास निकाल दो, उसका मोलर मास निकाल दो, तो कैसे निकालोगे, तो मैंने यहाँ पे बता दिया।
अगर मान लो यहाँ पे मोलर मास तुम्हें दे देता पॉलीमर का और तुम्हें गिवन मास प्रेजेंट नहीं हो तो कैसे निकालते, गिवन मास को एक्स मान लेते, मोलर मास का यहाँ पे वैल्यू लिख देते, दैट्स इट, उसको सॉल्व करते। अब यहाँ पे एक्स कैसे निकला, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है थोड़ा सा। तो ये हो गया 2.6 इंटू 10⁻³ चलो सॉल्व कर दिए। A/B डिवाइड बाई C/D वाला फॉर्मेट है, इसको कैसे लिख सकते हो, 1.26 डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो गया, डी ऊपर गया कितना हो गया 1000 डिवाइड बाई कितना हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय कितना था 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300, कुछ नहीं 2 0 से 2 0 गया और ये 2 5 जा 10। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 2.6 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 1.26 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय कितना तुम्हारे पास एक्स को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास निकल। ये तो समझ में आ रहा है इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, अरे यार A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C डिवाइड बाई D, अगर कभी भी इस टाइप का फॉर्मेट हो तो सिंपली A/B लिखो मल्टीप्लाई करो, जो भी लास्ट में है उसको ऊपर लिख दो एंड जो C है उसको क्या करो उसके नीचे बैठा दो, दैट्स इट, सॉल्व कर दो। फॉर एग्जांपल 1/2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 इसको तुम्हें लिखना है, कैसे लिखोगे 1/2 लिखो मल्टीप्लाई बाय जो D है इसको ऊपर लिखो एंड जो C है उसको क्या करो उसके नीचे बैठ दो, दैट्स इसको सॉल्व कर दो। 4 3 2 कितना हो गया 6, 4/6 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, देखो अगर बोर्ड में अगर आ जाए कभी भी गिवन मास निकाले फिर मोलर, वहाँ पे कैलकुलेशन इजी तुम्हें देगा। अगर फिर भी अगर इस टाइप का फंस जाना तो ठीक है, यहाँ तक करके उसका रुक जाना, लास्ट में जब टाइम हो तभी जाके इसको सॉल्व करना, वरना यहाँ पे इसी को सॉल्व करने मत बैठ जाना, मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, वरना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और क्वेश्चन भी छूट जाएगा बाकी को में कभी भी क्वेश्चन है। तो यहाँ तक तुम सॉल्व कर दो, लास्ट का कैलकुलेशन आधा मार्क्स होता है, अगर तुमने यहाँ तक कर दिया ना आधा मार्क्स हमारे पास बचा रहेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें करना है, अगर टाइम बचे तो तुम्हें प्लीज़ वहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2.6 इंटू 10⁻³ ये मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसको जब तुम पूरे को मल्टीप्लाई करो ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेटर से पूरा मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कितना आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करने बैठूँ तो मल्टीप्लाई की क्या दिखाऊँ यहाँ पे, टाइम वेस्ट होगा और टाइम कंज्यूम, इससे अच्छा टाइम को सेव करके कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में करूँगा तो वहाँ पे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। ये मेरे पास निकल के आता है 155.169। अब क्या करो इसको चरणों में भेज दो, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 155.169 डिवाइड बाय कितना था तुम्हारे पास 2.6 इंटू 10⁻³ इसको अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो सिंपली कितना होगा एक्स इक्वल टू 155.169 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो ऊपर जाते 10⁴ डिवाइड बाय कितना हो गया 2.6। 155.169 को अगर मैं 2.6 से डिवाइड करूँ तो एक सेकंड में कैलकुलेटर से करके बता रहा हूँ, 59 मोलर मास निकले 59.6 जो भी है इंटू 10⁴ निकल के आया, मीन्स मोलर मास ऑफ पॉलीमर जो होगा कितना निकला 59.6 इंटू 10⁴ मेरे पास निकल के आया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। देखो यहाँ पे बस कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन के अलावा ये जो अगर तुम्हें समझ में आ गया ना बस आई होप अगर ये तुम्हें समझ में आ गया कैसे यहाँ पे लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं, ये कई सारे हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, अगर मान लो कभी गिवन मास निकालता था तो मैं सिंपली मास को एक्स मान लेता, मोलर मास गिवन होता तो मैं सिंपली गिवन मास निकालता। हमने इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में बता चुका, इसलिए मैंने यहाँ पे एकदम फटाफट इजिली सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप का मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा है। द ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ओपी, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.65 atm एट टेम्परेचर ले लो 26 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, हाउ मच, सोचना थोड़ा सा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, बस लैंग्वेज घुमा दिया। हाउ मच ग्लूकोज should we use per liter for an injection that is to have a same osmotic pressure, that is to have a same osmotic pressure। ये कुछ नहीं, बहुत गंदा लैंग्वेज इन लोगों ने यूज़ किया, इन लोगों ने क्वेश्चन में बहुत बकवास सा लैंग्वेज है क्वेश्चन का, एकदम सिंपल। इसमें अगर तुम्हें अप्लाई किया तुम्हें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना, इतना देखना इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड तुम्हें निकालना, एन निकालना, याद रखना एन। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है कितना 1, बाकी समझ जाना क्या गिवन है ठीक है, ये तुम्हारे पास होमवर्क क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर एक नेक्स्ट जो हमारा टर्म आता है इसका नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ये हमें देखना है। ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है इसी प्रिंसिपल पे हमारे जो घर के आरओस होते हैं या फिर जो सी वाटर को अगर मुझे प्योर वाटर में कन्वर्ट, यही प्रोसेस को हम बेसिकली अप्लाई करके प्योर वाटर को हम एकदम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं फिर मैं इसको पूरा डायग्राम और डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ऑस्मोसिस है, इसका डायग्राम पहले समझो फिर मैं यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल लिखाऊंगा इसका। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल पे जो हमारा और जितने भी वाटर्स होते हैं जिस वाटर को प्योरीफाई करना है तो सिंपली इसी प्रिंसिपल पे हमें अप्लाई किया जाता है। तो ठीक है, पहले मैं डायग्राम बताता हूँ। जैसे क्या हमारा आरओ है या फिर जितने भी फिल्टर्स है, आरओ नहीं जितने भी फिल्टर्स हमारे पास है जिसको वाटर को प्योर करना तो वही रिवर्स ऑस्मोसिस प्रिंसिपल को अप्लाई करता है। जैसे जो सी वाटर को मैं प्योर बनाना उसके अंदर भी हम रिवर्स ऑस्मोसिस को अप्लाई करते हैं। क्या होता है ये, इसको पहले हमें डायग्राम समझना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाते हैं अपना अगेन वही टोडो, ये डब्बा
थोड़ा सा इसको डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाना ताकि यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाना डायग्राम ये टुडक। इसके अंदर हमने एक और इस बार ये हमने इसमें होल्ड कर दिया एक, एंड ये बेसिकली कुछ टुडक ये हमारा टुडक, ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस टाइप का कुछ दीवार टाइप का जैसा बन कर बनाने का। ये हमारा क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। एंड ये बेसिकली क्या हमारा एकदम प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट। देखो समझते रहना, ये बहुत काम का प्रिंसिपल है। मीन्स इसका ये इसी प्रिंसिपल पे ना, देखो केमिस्ट्री में बहुत कम प्रिंसिपल है जिसका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल यूज़ करके हम अपने घर का वाटर एकदम प्योरीफाई कर सकते हैं। देखो यार हम तो नहीं करते, उसके अंदर कुछ मशीन्स होते हैं, मैं उस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जैसे सी वाटर को प्योरीफाई कर सकते हो, जहाँ पर भी वाटर को प्योरीफाई किया जाता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट था। यहाँ पे क्या होगा, हमने एक अपना पिस्टन के लेके आया टोडक, इसको पिस्टन को लेके आया, यहाँ पे दबा दिया। ठीक है, कि पिस्टन यहाँ पे कौन कौन सा प्रेशर लगा, एक तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा ही रहा होगा PATM, प्लस साथ में क्या होगा, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर है कि हमने बाहर से अपना पिस्टन को जब हम दबाएंगे वो प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा PATM, प्लस क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा PATM, मीन्स बाहर का जो प्रेशर है वो यहाँ पे होगा। अब देखना ध्यान से क्या कमाल होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर लगाने से पहले की बात देखिए, ध्यान समझना, जो प्योर सॉल्वेंट है, ये यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, इसको देख के मैं ये समझ सकता हूँ कि यार जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो होगा कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट से। तभी तो यहाँ पे सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉलिड मॉलिक्यूल्स बहुत कम है। देखो सॉल्यूशन में भी नो डाउट सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्वेंट प्लस सॉलिड से मिलकर बनता है, लेकिन अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, अगर मैंने बोला इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है किससे, इससे, तो इसके अंदर सॉलिड मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा आएंगे एंड सॉल्वेंट क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, ये पॉइंट में क्लियर है। अब यहाँ पे होगा जो प्योर सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, अपना मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा और यहाँ आना चाहेगा, मीन्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन को ये बात पसंद नहीं है, वो क्या करे, इसको रोकने के लिए यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर एक अप्लाई करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये रुक जाएगा। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे दिख रहा, नोट डाल के लिखते चलो जो मैं बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखना, इफ वी अप्लाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर तो लगेगा ही, नो डाउट। इफ वी अप्लाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक स्पेलिंग देख लेना, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड, देन क्या होगा, जिसके से क्या होगा, ऑस्मोसिस हमारा स्टॉप हो जाएगा। देन ऑस्मोसिस इज स्टॉप। पहला पॉइंट, मतलब कि जैसे ही मेरे पास यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आया, जैसे ही यहाँ सॉल्यूशन को पसंद है, उसने क्या बोला कि फटाफट पिस्टन को, ये पिस्टन ये हमारा SPM है, सेमी परमेबल पिस्टन को फटाफट प्रेशर अप्लाई। जैसे इसने प्रेशर अप्लाई किया, बेचारा क्या होगा, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, मींस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं, इसी प्रोसेस को हमको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलता है। तो ये क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगा। लेकिन देखना यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम चैन नहीं बटे। अब क्या हुआ, हमारे मन में आया यार जो PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगा, इससे ज़्यादा अगर और मैं प्रेशर अप्लाई करूँ तो मतलब कि इनके दिमाग में ये आया, ठीक है, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास ऑस्मोसिस जो हो रहा है यहाँ पे वो रुक जाएगा। लेकिन अगर हम इससे भी ज़्यादा अगर प्रेशर मैं अप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, तो ये वही यहाँ पे देखना, तो मैं कहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिखूँ या फिर यहीं पर कहीं लिख दूँ, तो यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ, इफ़ वी अप्लाई, क्योंकि मुझे डायग्राम समझाना है, अगर नेक्स्ट पेज में क्या तो मुझे वापस से रिपीट करना पड़ेगा डायग्राम। इफ़ वी अप्लाई मोर प्रेशर ऑन, ये लिखते रहना मेरे साइड, इफ़ वी अप्लाई मोर प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड, स्पेलिंग देख लेना, सॉल्यूशन साइड, इफ़ यू अप्लाई मोर प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर OP एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर AP, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों से अगर मैं और ज़्यादा प्रेशर मैं अप्लाई कर दूंगा, इन दैट केस क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इफ़ यू अप्लाई मोर प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा प्रेशर रिवर्स ऑस्मोसिस इज अकर। क्या होता है मैं बता रहा हूँ पूरा, पहले ही देखो तो सही कैसे ये डेवलप हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस इज अकर। लिखते ये पॉइंट, देखो मैं क्या लिखा है, इफ़ यू अप्लाई मोर, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ यू अप्लाई मोर प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा प्रेशर रिवर्स ऑस्मोसिस अकर। मतलब कि
देखो पहला तुम्हारे पास क्या, अगर मान लो कि पहला क्या किया मैंने, जो मेरा ऑस्मोसिस प्रोसेस यहाँ पे हो रहा था उसको मुझे रोकने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगा और साथ साथ में तो बाहर का प्रेशर तो लगा, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को साथ में कंबाइन किया और फटाफट जैसे ही मैं ये प्रेशर अप्लाई करूँगा ऑस्मोसिस रुक गया। लेकिन मेरे दिमाग में क्या अभी भी चैन नहीं बैठा, मेरे दिमाग ने ये बोला क्यों ना मैं इससे ज़्यादा और प्रेशर अप्लाई कर दूँ। तो अगर इससे ज़्यादा अगर मैं और प्रेशर अगर अप्लाई करूँगा तो इन दैट केस का रिवर्स ऑस्मोसिस होना स्टार्ट होगा। अब यार रिवर्स ऑस्मोसिस होगा ये तो समझ में, लेकिन होता क्या ये तो बता रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस होने का मतलब क्या है कि अगर तुम पी एटमॉस्फेरिक प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर अगर तुम ज़्यादा प्रेशर अगर अप्लाई करोगे तो देन क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होना स्टार्ट होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जो ये सॉल्यूशन है, जो इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा किसकी तरफ, टोटल प्योर सॉल्वेंट की तरफ। तो यहाँ से मूवमेंट मूव करेगा कौन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब कि जैसे तुमने पी एटमॉस्फेयर प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर से तुमने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा किसकी तरफ, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे घर पे आरओ होता है, आरओ है, जैसे तुम यहाँ पे स्विच ऑन करते हो, जैसे तुम स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, पी एटमॉस्फेरिक प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, कौन, करंट देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी सॉल्यूशन का जो भी हमारा वाटर का जो प्योर हमारा वाटर रहता है वो क्या होता है, मूव करके हमारे पास फिल्टर जो नीचे हमारे पास डब्बा बना होता है उसके अंदर क्या होता है, जाके जमा हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। अब मैं आपको पूरा लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये समझ में आना रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस होने का सीधा सीधा मतलब है, अगर मैं पी एटमॉस्फेरिक प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर मैं अप्लाई करता हूँ, इन दैट केस क्या होता है, मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो क्या होगा, मूव करके क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। अब मैं इसको डेफिनेशन लिख देता हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन देखना यहाँ पे, व्हेन अ pressure is greater than osmotic pressure which we apply, osmotic स्पेलिंग देख लें जो भी है, osmotic pressure apply on when a pressure is greater than the osmotic pressure applied on solution side, then solvent molecules from solution start moving towards pure solvent. This process is called रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे, अरे यार क्या हो गया, इसको फोकस क्यों नहीं हुआ, ओहो इतने देर से हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था, आई होप सो हो रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं हो तो देखना जो क्या लिखा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन अ प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्यूशन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब कि क्या है, ये अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, उसके साथ एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो नो डाउट होगा ही होगा, अगर मैं उससे ज़्यादा प्रेशर अगर मैं अप्लाई करता हूँ सॉल्यूशन साइड में, तो इन दैट केस क्या होगा, जो सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो क्या होगा, मूव करके क्या होगा, मेरे पास प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी प्रोसेस को क्या मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। देखो एनसीईआरटी वालों ने भी यहाँ पे डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर रखा है। ये देखो रिवर्स ऑस्मोसिस का पूरा यहाँ पे फंडा अप्लाई कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, सी वाटर को लिया है, सी वाटर को लेकर इन लोगों ने सिंपली क्या किया, हमें बताया कि सी वाटर को कैसे हम प्यूरीफाई करते हैं, वो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हमें रिवर्स ऑस्मोसिस हमें समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे अकर होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस को अकर होने के लिए सीधा सीधा मेरे पास है कि जो भी मैं यहाँ पे पी ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी मैं यहाँ पे अप्लाई करा, उससे ज़्यादा अगर और प्रेशर मैं अप्लाई कर दूंगा, इन दैट केस क्या होगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करता है किसकी तरफ, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। ये मैंने 2 लाइन लिखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये मेरे पास डेफिनेशन था। अब यहाँ पे तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ दिखाई दे रहा है ना, द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इज अप्लाइड टू या फिर अप्लाइड फॉर प्यूरिफाइंग द सी वाटर या फिर आरओ के अंदर भी काम आता है, और आरओ, ठीक है, आरओ जो भी लिखना चाहो, मतलब जो सी वाटर होता है ना उसको भी प्यूरिफाई करने के लिए सिंपली हम रिवर्स ऑस्मोसिस को अप्लाई करते हैं। कैसे, देखो अब सी वाटर को हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखो एक और बात यहाँ पे, एक और पॉइंट लिखना, रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज
नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है, देखो अब तुम बाहर से प्रेशर अप्लाई करो, ये खुद से ऑटोमेटिक तो हो नहीं रहा है। अब देखो अगर तुम मान लो सिंपली क्या करते हैं, तुम्हें अगर प्रेशर अगर ज़्यादा अप्लाई करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर तुम्हें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना है, तो सिंपली क्या होगा, तुम बाहर से प्रेशर दोगे ना, ऐसा तो नहीं कि ऑटोमेटिकली इसको प्रेशर मिल जाएगा, नहीं। तो जो प्रोसेस अपने आप अगर नहीं हो रहा होता है, अगर हम बाहर से कुछ दे रहे हो तो उस प्रोसेस में क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस, और जो ऑटोमेटिकली खुद हो रहा था उस ऐसे प्रोसेस में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस बोल रहे होते हैं। ये पॉइंट हम क्लियर, मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस कैसा प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मीन्स ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है। जैसे तुम आर को अगर प्यूरीफाई करना है तो सिंपली क्या होता है, बाहर से तुम एक प्रेशर दे, प्रेशर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक, जैसे तुम स्विच ऑन करोगे तो क्या होता है, उसे एक प्रेशर बाहर से मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो प्योर जो वाटर होता है ना, वो क्या होता है, किसकी तरफ जाता है, प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाता है, जिससे हमें डब्बे के नीचे एकदम प्योर वाटर हमें मिल रहा होता है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पे कैसे बेसिकली हम सी वाटर को प्यूरीफाई करते हैं, तो देखना ध्यान से, समझा रहा हूँ। सी वाटर लिया तुमने, सी वाटर लिया, उसके अंदर सिंपली तुमने क्या है, उस वही उस डब्बे वगैरह के जो कंटेनर्स है, इसके अंदर तुम सिंपली तुम रखोगे, सी वाटर लिया तुमने, एंड उसके बाद तुमने क्या किया, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, जो ग्रेटर देन था किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, विच इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से ड्यू टू दिस क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ड्यू टू दिस रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा, ड्यू टू दिस रिवर्स ऑस्मोसिस हैपन, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, मेरे पास हैपन होगा, और यहाँ पे हमें प्योर वाटर हमें मिल जाएगा, प्योर वाटर हमें मिल जाएगा। सी वाटर लो, उसके अंदर तुम क्या करो, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई, जो कि क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर देन हो, जिसके वजह से क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा, जिसका हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोसेस का नाम होता है, जैसे डीसैलिनेशन क्या होता है, जो सी वाटर होता है, सी वाटर में बहुत देखना कि ऐसा बोला जाए, जो समुद्र का पानी होता है उसके अंदर बहुत नमक होता है, उसी जो सॉल्ट को रिमूव करने के लिए हम कहते हैं प्रोसेस अप्लाई करते हैं डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में क्या होता है, बहुत सारा सॉल्ट होता है, नमक बोलते हैं ना, एकदम पानी एकदम खारा टाइप का, उसको हटाने के लिए, सी वाटर को हटाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, डीसैलिनेशन प्रोसेस अप्लाई, रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीसैलिनेशन बोलते हैं। कुछ यहाँ पे टर्म से लिखते चलो। अब क्या डीसैलिनेशन किया, उसके बाद हम सिंपली कुछ नहीं, प्रोसेस था बता दिया मैंने, सी वाटर लो तुम, सिंपली उसके अंदर क्या होता है, हम डीसैलिनेशन करते हैं। डीसैलिनेशन के बाद क्या होता है, हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं। यहाँ से हमने लिया सी वाटर लिया, उसका डीसैलिनेशन किया, उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करूँगा, फिर उसको क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हैपन और मुझे प्योर वाटर मिलेगा। तो यही एक तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस हमारा होता है यहाँ पे। आई होप तो समझ में आओ कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, ये पॉइंट देखो, इसका डेफिनेशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए, एंड अगर कभी भी एग्जाम में आ गया तो तुम्हें ये पॉइंट लिखना है, ये हमें यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन और डायग्राम के थ्रू तुम्हें बताना है कि यहाँ पे ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मूवमेंट जो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन वो क्या अगर यहाँ पे मूव करना स्टार्ट हो रहा है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, आरओ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है आरओ। आई होप ये पॉइंट हमें क्लियर होगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का पूरा यहाँ पे कहानी हमारा कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, यहाँ पे हम एक तरीके से अपना फिनिश करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो भी हमने अभी तक पढ़ा। सबसे पहले हमने RLBP देखा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, फिर हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा, फिर हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा, देन हमने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस हमें अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, डिस्क्राइब रिवर्स ऑस्मोसिस, तो हमें पूरा डायग्राम बनाना, एक एक करके यहाँ पे पूरा प्रिंसिपल यहाँ पे लिखना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। लास्ट में एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना, द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाई ऑन प्योरीफाइंग द सी वाटर, और आरओ जो भी होता है उसके अंदर ये एप्लीकेशन अप्लाइड होता है। ये पॉइंट आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है हमारे पास वेंट्स ऑफ फैक्टर। तो वेंट्स ऑफ फैक्टर आई होप ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक होता है जिसका नाम है वेंट्स ऑफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल, ये रहा, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट सीबीएसई ने हमारे, एक सेकंड देखो, ये इन लोगों ने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या किया, वेट, WTRT ब्ला ब्ला दिस दैट, और ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। इससे बेटर करते जो मैंने सिंपल फॉर्मुला दिया ना, वो सिंपल फॉर्मुला देखो, काम हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक का नाम एब नॉर्मल मास बोलते हैं, ये जो 2.7 है, यहाँ से सीबीएसई ने हमारे सिलेबस को रिमूव कर दिया। एब नॉर्मल मास हमारे पास हट चुका है। देन हमारे पास वेंट्स ऑफ फैक्टर है, ये पूरा हमारे एक तरीके से हट चुका है। ये जो पार्ट था ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू। एब नॉर्मल एंड वेंट्स ऑफ फैक्टर, एब नॉर्मल एंड एक बार कंफर्म कर लेना है या फिर रिमूव हो चुका है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला होता है जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन था। एंड वेंट्स ऑफ फैक्टर, ठीक है, एक बार ये कंफर्म करना क्या ये है या फिर रिमूव हो चुका है। होगा तो हम इसको पढ़ लेंगे, नहीं होगा देन एक तरीके से हम रिमूव इसको, देन हमें इसे नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे अब हमारा एक तरीके से चैप्टर मोस्ट ऑफ पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें सब थोड़ा थोड़ा टॉपिक छोटे छोटे बचा हुआ है। एक तो मुझे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बताना है, एक मेरे को यहाँ पे
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बताना छोटा सा, और इसके बाद मुझे बस थोड़ा सा मतलब 10 से 15 मिनट का वो टॉपिक है, उससे हमें न्यूमेरिकल जितना अब हमने चैप्टर पढ़ा एक तरीके से हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है यहाँ पे। बस अगर ये टॉपिक होता है इन्फॉर्म अगर नहीं होगा तो हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। एक तरीके एक टॉपिक और बचा हुआ जिसका नाम सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ, मतलब कि अभी 80% हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इस टॉपिक को अगर मैं हटा दूँ तो सिंपली हमारे पास सॉल्युबिलिटी बचा हुआ है और उसके अंदर हमें हेनरीज लॉ देखना है, देन कुछ हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हमें यहाँ पे पढ़ना है, उसका हमें न्यूमेरिकल पोर्शन करना, मीन्स अभी थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है। तो अब तो आई होप यहाँ तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पूरा यहाँ पे डिटेल में देख लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे से एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ। क्या मिस्टेक हुआ? मिस्टेक तो नहीं बोल सकते, मैं यहाँ पे बताना भूल गया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट किया उससे पहले अगर तुम्हारे पास स्पेस हो, अगर यहाँ पे स्पेस हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में तो लिख लेना। मैंने जैसे मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हें एक फॉर्मुला दिया था, कहाँ गया ये रहा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में दिया था। जैसे अगर मान तुम्हारे पास अगर केबी मींस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट अगर प्रेजेंट ना हो तो अब तो तुम ये वाला फॉर्मुला अप्लाई करो। लेकिन मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ऐसा कोई फॉर्मुला नहीं लिखा है, मैं डायरेक्टली आगे बढ़ गया था, तो वही फॉर्मुला यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। वैसे काम तो नहीं आता, फिर भी लिख लो। इफ KF इज नॉट गिवन, नोट डाल के अगर वहाँ पे स्पेस बचा हो तो वहाँ पे साइड में कहीं पर लिख लो इफ KF इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इफ KF इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन वी use this formula, then we use this formula। क्या होता है हमारे पास KF इक्वल्स टू वहाँ पे एलिवेशन जो हमने यहाँ पे KB का देखा था वो सेम एज इट इज यहाँ पे फॉर्मुला वही है, R इंटू T नॉट। वहाँ पे F था, वहाँ पे B था, यहाँ पे क्या होगा F का स्क्वायर इंटू क्या था मोलैरिटी डिवाइड पे क्या था 1000 इंटू क्या था डेल्टा एच ऑफ, वहाँ पे वेपराइजेशन था, यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ क्या होगा फ्यूजन होगा। दैट्स इट। अगर मेरे पास कभी भी क्वेश्चन में KF अगर वैल्यू अगर नहीं गई तो मैं सिंपली से अप्लाई करता हूँ। R क्या होता है तो गैस कांस्टेंट होता है, मैं वहाँ पे सब कुछ लिखा चुका हूँ, सारे टर्म्स का यहाँ पे मीनिंग लिखा चुका हूँ। R क्या था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सेम एज इट इज। अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर जूल में गिवन हो तो मैं ये वाला फॉर्म में अप्लाई करूँगा, वैल्यू यूज़ करूँगा, और कैलोरी में गिवन हो तो मैं यहाँ पे 2 कैलोरी यूज़ करूँगा। TB यहाँ पे क्या होता है मेरे पास, वहाँ पर TB था, यहाँ पे क्या वो TF T नॉट ऑफ F क्या होता है मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। M क्या होता है मोलैरिटी होता है हमारे पास, ये हमें ऑलरेडी M क्या होता है हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉरी M क्या होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तुम यहाँ पे लिखते चलो, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे स्पेस कम है, तो मैं T नॉट ऑफ F लिख दिया, तो मैं R का यहाँ पे अगेन तुम्हें यहाँ पे पूरा वैल्यू लिखना है। देन मेरे पास M क्या होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। डेल्टा एच फ्यूजन क्या होता है, वही जैसे हमने वहाँ पे देखा था डेल्टा एच वेपराइजेशन था, सेम एज इट इज डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन होता है। कई बार तुम्हें डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन ना देखिए, उसका एक फॉर्मुला होता है क्या, जैसे वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता था वैसे यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू क्या होता था मोलर मास होता था। कई बार क्वेश्चन में तुम्हें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे देगा और मोलर मास देगा, तो मैं डेल्टा एच एफ निकाल सकते हो यहाँ से और फॉर्मुला पुट कर देना, एकदम सिंपल। अगर कभी भी KF अगर नहीं किया तो मैं ये वाला फॉर्मुला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। इस वाले फॉर्मुले के बाद देख लेना, और डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन का डायरेक्टली ना किया तो मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू मोलर मास जो भी होगा उसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके मैं निकाल सकता हूँ। इसमें न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, अगर मुझे लगे कि कराना है तो ठीक है, तो जब मैं पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल एक साथ करा रहा हूँ उस टाइम मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लूँगा। तो आई होप ये फॉर्मुला को तुम एडअप कर लोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक इसका नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। उसको करने के बाद छोटे छोटे टॉपिक्स उठा रहा हूँ, एक तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बता रहा हूँ एंड दूसरा मैं बता रहा हूँ ट्रिपल पॉइंट ऑफ या फिर ट्रिपल फेस ऑफ वाटर। उसके बाद हम चलेंगे अपना नेक्स्ट जो लास्ट जो टॉपिक है चैप्टर जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी या फिर हेनरीज लॉ।